दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक बुक से जो कि लिखी है डोनाल्ड एंडरसन जी ने और उनके साथ लिखा है जोशुआ मैथ्यू जी ने। बुक का नाम है द लास्ट वाइट हंटर और इसे पब्लिश किया है शेफाली आर्ट्स मुंबई ने। तो डोनाल्ड एंडरसन जी केनेथ एंडरसन के बेटे हैं। तो उनकी बुक में से जो स्टोरी मैं आज कर रहा हूँ उसका नाम है शिकार डेज। उन्होंने अपने शिकार के दिनों के बारे में बताया हुआ है। डोनाल्ड जी बोलते हैं, भारतीय जंगल में बैठने का मज़ा ऐसा होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। और अगर आप सच में जंगल और उसके जानवरों से प्यार करते हैं तो जंगल में एक शाम आपको किसी भी सिनेमा से ज़्यादा रोमांच दे सकती है, आनंद दे सकती है। और जंगल में बैठने की जो खूबसूरती है वो ये होती है कि हर शाम पिछली शाम से बिल्कुल अलग होती है। चाहे आप 1000 बार जंगल में क्यों ना जा चुके हों, बैठ चुके हों, लेकिन हर दिन हर शाम अलग होती है। अपने पिता की तरह मुझे भी जंगलों में जाने का रोमांच पसंद आने लगा था और शिकार के आखिरी दिनों तक मैं कभी भी निराश नहीं हुआ जंगल में जाने से। हालांकि मैंने हमेशा शिकार नहीं किया था। जंगल में मैं जाता था जंगल को महसूस करने के लिए। जंगल में परिंदे सबसे पहले बता देते हैं कि शाम ढलने वाली है। लाल जंगली मुर्गा और मोर अपनी खास आवाज में दिन के खत्म होने का संकेत देते हैं। अधिकतर पक्षी दिन में सक्रिय रहते हैं और रोशनी खत्म होते ही उनकी चहचहाहट भी शांत हो जाती है और उनकी जगह लेती है उल्लू और नाइटजार की धीमी और गंभीर आवाज़ें। उल्लू की आवाज़ रहस्यमय तरीके से धीमी होती है और नाइटजार की चुक चुक करती आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है। बड़े जानवर भी आपको एहसास दिला देते हैं कि वो आसपास हैं। सांबर हिरण की पहचान वाली घंटी जैसी आवाज़ जब वो अपने साथियों को चेतावनी देता है कि कोई शिकारी जानवर पास में ही है। और उसके साथ सुनाई देती है चीतल की तीखी पुकार। कई बार शाखाओं के टूटने की आवाज़ ही सबसे बड़ा संकेत होती है, क्योंकि हाथी वैसे तो आम तौर पर चुपचाप खाना खाते हैं, लेकिन जब प्रजनन का समय होता है तो वो चुपचाप नहीं रहते। और जब बाघ और तेंदुए बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं तब जंगल में शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही होता है। लकड़बग्गे और सियार अपनी पुकार इतनी ऊंची रखते हैं कि दूर दूर तक सुनाई देती है। जंगल में कैंपिंग करते समय आपको आवाज़ों को पहचानना आना चाहिए और ऐसी आवाज़ें आपको बताती हैं कि कोई शिकारी जानवर आपके आसपास ही घूम रहा है। जानवरों की आवाज़ों को पहचानना, चाहे वो चीतल की पुकार हो, वो बार्किंग डियर यानी कि काकड़ की भर्राई हुई आवाज़, ये सब संकेत देते हैं कि कोई शिकारी मौजूद है। ये शाकाहारी जानवर तेंदुए को देखकर भी आवाज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक अनुभवी शिकारी ही आसानी से यह पहचान सकता है कि उनकी आवाज़ में कितनी घबराहट है और कितनी उत्तेजना है, खासकर सांभर की आवाज़ में। और इस डर की वजह बाघ है या तेंदुआ, ये आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो सांभर की कॉल को सुनकर बता सकते हैं। सियार भी एक तेज और अजीब सी आवाज़ निकालते हैं जब उन्हें खतरा दिखता है। जंगल में सबसे अच्छा चौकीदार होता है लंगूर, जो कभी भी अपनी भर्राई हुई चेतावनी वाली आवाज़ देना भूलता नहीं है। मोर और जंगल मुर्गे जैसे चिड़िया ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होते, क्योंकि वो तो नेवले को देखकर भी चेतावनी दे देते हैं। जिन लोगों को भारत में शिकार का असली मजा लेने का मौका मिलता है वो सभी एक बात से मुझसे पूरी तरह से सहमत होंगे कि ये शौक दुनिया के सबसे रोमांचक, सबसे थ्रिलिंग और सबसे आनंद देने वाले कामों में से एक काम है। हालांकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जंगलों में मेरे सफ़र हमेशा शिकार से जुड़े होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जब छोटा था तब भी मैं अपने पिता के साथ जंगल में जाता था और भले ही मेरे हाथ में शक्तिशाली बंदूक होती थी, मुझे वहाँ की प्रकृति, जंगलीपन और एकांत सबसे ज़्यादा पसंद आते थे। मैं प्रकृति को देखने वाला इंसान था। मुझे किसी से यह सुनने की ज़रूरत नहीं थी कि जंगल की देखभाल कैसे करनी है और जंगल का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी साइकिल लेकर देवरा बेट्टा के जंगलों तक निकल जाता, रात भर वहीं रहता और सिर्फ इसलिए कि जंगल की खामोशी का मैं आनंद ले सकूं। वहाँ 3 पानी के सोर्स थे,
मैं अपनी साइकिल खड़ी करता और उन टैंकों के पास पूरी रात बैठकर जंगल के जीवन को शांति से निहारता। रात का वो सन्नाटा, पेड़ की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाजें, ये सब मेरे लिए किसी पूजा से कम नहीं था। रेस्ट हाउस गांव से काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे अपने साथ खाना पैक करके ले जाना पड़ता था। अक्सर बिंदालू और चपाती। ये खाना 2 दिन चलता था और वही मेरा पूरा राशन होता था। उन दिनों मक्खन टिन में आता था, लेकिन गर्मी इतनी होती थी कि डिब्बा खोलते ही मक्खन पिघल जाता था और इसलिए मैं एक ही दिन में पूरा खा लेता था। मैंने अपनी ज़िंदगी खुलकर जी, थोड़ी स्वार्थी, थोड़ी मनमौजी, और जो मन किया वही किया। ये बात घमंड जैसी लग सकती है, लेकिन मैं बस अपनी कहानी का सच सच बता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी के अपने नियम खुद बनाए और किसी भी जीवित प्राणी के लिए मेरे मन में उस समय उतना सम्मान नहीं था जितना कि होना चाहिए था। जब भी मैं जंगल में अपने हाथ में राइफल लेकर निकलता तो मुझे एक अजीब सी मुक्ति महसूस होती थी, जैसे कि मैं किसी ध्यान की अवस्था में हूँ। मैं खुद को भगवान की तरह अजेय समझता था। अपने शिकार कौशल पर मुझे इतना भरोसा था कि मुझे लगता था कि कोई भी जानवर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी विश्वास में मैं अक्सर बहुत खतरनाक जोखिम भी ले लेता था। आज तक मेरे पास ये बताने के लिए कोई खास निशान या चोट का सबूत नहीं है कि कभी कुछ हुआ हो। मेरे माता पिता भी यही मानते थे कि मैं अजय हूँ। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि सावधान रहना। ना ही मैं उन बातों पर भरोसा करता था जो लोक कथाओं या भाग्य पर आधारित होती हैं, और ना ही उन चेतावनियों को मानता था जो ट्रैकर लोग मुझे देते थे। मेरे लिए कोई तर्क संगत वजह नहीं थी कि ये बातें सच हों या ऐसी बातों को मैं सच मानूं। औसत के हिसाब से मुझे अब तक कम से कम 12 बड़ी चोटें लगनी चाहिए थी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरे अपने नियम थे। मैंने कभी मादा जानवरों को नहीं मारा, ना ही नवजात बच्चों को, और ना ही घोंसलों से अंडे चोरी किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जो करता था वो सही था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शिकार के लाइसेंस के साथ और बिना लाइसेंस के फर्क सिर्फ एक कागज का होता है। जान तो दोनों ही हालत में जाती है। हालांकि मुझे कभी बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे साथियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जो 50 के दशक के अंत में बंदीपुर में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से लौटा मेरा एक स्कूल मित्र मेरे साथ तस्वीरें लेने के लिए जंगल की यात्रा पर जाना चाहता था। मेरे दोस्त को जंगल की तस्वीरें खींचनी थी, लेकिन वो मोटरसाइकिल से सफ़र करना पसंद नहीं करता था। इसलिए हमने तय किया कि हम टैक्सी किराए पर लेंगे। योजना थी कि सिर्फ हम दोनों जाएंगे, लेकिन जब ड्राइवर हमें लेने आया तो उसकी टैक्सी में एक और आदमी बैठा था। ड्राइवर ने हमसे विनती की कि इस तीसरे आदमी को भी आप साथ में जाने दीजिए, क्योंकि उसके पास जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी और वो उस आदमी के साथ जाने से सुरक्षित महसूस करेगा। मजबूरी में हमें ये बात माननी पड़ी। उस शाम जंगल में घूमकर और तस्वीरें खींचकर हम उस जगह पहुंचे जहां हमने रहने की बुकिंग की थी। वहां पहुंचकर हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। ड्राइवर और उसका दोस्त एक बीड़ी पीने लगे और हम पास की छोटी चाय की दुकान पर रुककर हल्का नाश्ता करने लगे। वो छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे एक पेट्रोमैक्स लालटेन की रोशनी से रोशन किया हुआ था। हम शायद उस दिन के आखिरी ग्राहक थे। हमारा नाश्ता खत्म हुआ और हम कार की ओर वापस चल रहे थे कि अचानक कहीं से एक जोरदार ट्रम्पेट साउंड आई, यानी कि एक गुस्से से भरे हुए हाथी की चेतावनी भरी आवाज। हाथी सीधे हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, जैसे कि चाय की दुकान के पीछे से ही निकला हो। मैं और मेरा दोस्त 2 अलग अलग दिशाओं में भागे और बंद पड़े कमरों की तरफ दौड़ पड़े। ड्राइवर हमारी एम्बेसडर कार के पास से भाग निकला और उसे लगा कि अंधेरी रात में हाथी उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन उसका साथी ऐसा नहीं कर पाया। वो कार के अंदर छिपना चाहता था और कार के दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ा। दुर्भाग्य से हमने उस दिन कार को लॉक किया हुआ था और वही 5-10 सेकंड जिसमें कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था उसके लिए घातक साबित हुए। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर फेंका और उसकी वही मौत हो गई। जब हमने उसे अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना और ऐसी कई अन्य बातें ये साबित करती हैं कि उन दिनों जंगल में जाने का हर कदम जानलेवा हो सकता था। जब आप जंगल में हो तो हमेशा
सतर्क रहना जरूरी है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, लेकिन उन लोगों की बातें जो पहले इन परिस्थितियों से गुजर चुके हों बहुत काम में आती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी ताजा शिकार के पास बैठे होते हैं तो बाघ या तेंदुआ चुपचाप आ सकता है, पूरी तरह आवाज किए बिना। उनका आकार चाहे जितना बड़ा हो, वो बेहद मुलायम कदमों से चलते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, खासकर तब जब बात आदमखोरों या पहले से घायल शिकारी जानवरों की हो। ज़्यादातर शिकारी जानवर, चाहे बाघ हो या तेंदुए, अगर उन्हें मौका मिले तो वो पीछे से हमला करना पसंद करते हैं। उनका मकसद होता है कि शिकार को ज़मीन पर गिरा दें और जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहले ही झटके में पहुंचा दें। एक बात जो अक्सर अनुभव से सीखी जाती है, किसी जानवर की चाल धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन उसकी छलांग की गति हमेशा आपके अनुमान से ज़्यादा होती है। अगर आप कभी तेंदुए की चाल देखेंगे तो लगेगा जैसे कि वो आराम से चल रहा है, लगभग आलस से भरा हुआ, तो उसकी रफ्तार होती है बिजली की तरह। उसी तरह एक बाघ की धीमी चाल आपको धोखा दे सकती है, लेकिन उसका हमला हमेशा बेहद तेज और खतरनाक होता है। आप घबराहट में बंदूक ऊपर उठाते हैं और बाघ या तेंदुआ एक ही छलांग में सीधे आपकी तरफ पहुंच सकता है। जैसे ही वो हवा में उठता है, आपकी प्रतिक्रिया का समय सिर्फ 1 सेकंड का होता है। बाघ की ताकत बहुत अधिक होती है। अगर उसने आपकी गर्दन पकड़ ली तो उसी क्षण आपकी मौत तय है। तेंदुआ भी घातक होता है, लेकिन उसका तरीका बाघ से थोड़ा अलग है। वो आपके चेहरे और गर्दन पर हमला करता है और अपने नाखूनों से शरीर को चीर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेंदुए से लड़ना आसान है, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट है। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि घायल तेंदुआ एक घायल बाघ से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। तेंदुए में एक तरह की पागल घबराहट आ जाती है और वो बिना सोचे समझे हमला करता है और टूट पड़ता है। बाघ थोड़ा सोचेगा, लेकिन तेंदुआ कभी नहीं सोचता, वो सिर्फ मारने की कोशिश करता है। कई बार शिकारी लोग सोचते हैं कि वो किसी जानवर को चकमा दे सकते हैं, लेकिन सच ये है कि जंगल में हर कदम पर खतरा होता है। आप जितने ज़्यादा शांत रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके बचने की संभावना रहती है। पहली गलती आपकी आखिरी गलती बन सकती है। एक रात में मैं अपने ट्रैकर के साथ एक मचान पर बैठा हुआ था। जंगल पूरी तरह से शांत था, इतना शांत कि पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी। हम एक तेंदुए के इंतजार में थे जो पिछले कुछ दिनों से गांव के मवेशियों पर हमला कर रहा था। रात के करीब 1:30 बजे हुए थे। मुझे लगा कि कहीं दूर से किसी सूखी टहनी के टूटने की हल्की सी आवाज आई है। जंगल में बैठने वाला कोई भी इंसान जानता है कि ऐसी छोटी सी आवाज भी बहुत कुछ बता देती है। कुछ सेकंड के बाद फिर वैसी ही आवाज आई। इस बार आवाज जरा पास से आई थी। मेरा ट्रैकर मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, साहब, बिग कैट आ गई। मैंने उससे धीमे से कहा, शांत रहो, जब तक मैं ना कहूं गोली मत चलाना। हम बिल्कुल स्थिर बैठ गए। मचान की लकड़ियां हमारे वजन से थोड़ी सी आवाज कर रही थी, लेकिन हम हिल भी नहीं सकते थे। अचानक सामने की झाड़ियों में एक हल्की सी सफेद चमक दिखाई दी। तेंदुए की आंखों में चांदनी का हल्का सा प्रतिबिंब पड़ रहा था। वो घुटने टेक कर बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ऐसे जैसे कि वो हवा में घुल गया हो। उसकी चाल इतनी नरम थी कि अगर आपकी नज़र किसी और चीज पर होती तो आप उसे आते हुए कभी भी देख नहीं पाते। मैंने बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखी, लेकिन गोली नहीं चलाई, क्योंकि मुझे उसका पूरा शरीर साफ नजर नहीं आ रहा था। तेंदुआ मचान के नीचे पहुंचा और वहां पर 10 से 12 सेकंड पूरी तरह से रुक गया। इस बीच उसके गले से एक अजीब सी गहरी और धीमी गुर्राहट आई, ऐसी गुर्राहट जो ये बताती है कि जानवर सिर्फ भूखा नहीं है, बल्कि वो चिढ़ा हुआ भी है। फिर वो एकदम से चुप हो गया, इतना चुप कि लगा जैसे नीचे कोई था ही नहीं। मेरा ट्रैकर बहुत धीमे से बोला, साहब, अब वो ऊपर कूदेगा। मैंने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया था। मैंने नीचे की तरफ निशाना लिया और जैसे ही उसकी परछाई मचान की तरफ हल्की सी उठी, मैंने फायर कर दिया। गोली चलने की तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। तेंदुआ पीछे की ओर लुढ़क गया और एक अजीब सी चीख निकाली। हम नीचे उतरे और 30-40 कदम दूर जाकर देखा, तेंदुआ मर चुका था। लेकिन उसके पंजों के निशान देखकर एक बात साफ थी कि अगर मैं सेकंड भर भी देर करता तो वह हम दोनों पर हमला कर देता। एक बार एक शहर का आदमी जंगल में शिकार सीखने आया था। उसने बहुत सुना था
कि अगर बाघ या तेंदुआ आप पर हमला करने वाले हों तो आप उसकी आंखों में सीधे सीधे देखकर उसे रोक सकते हैं। ये बात पूरी तरह से गलत है और बेहद खतरनाक भी। उस दिन उस आदमी ने यही मूर्खता कर दी। हम जंगल के एक पुराने ट्रैक पर थे जहां अक्सर तेंदुए दिख जाते थे। वो आदमी अपनी हिम्मत दिखाने के चक्कर में आगे आगे चलने पर अड़ा हुआ था। मैंने उसे कई बार समझाया कि जंगल कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आप अपनी बहादुरी साबित करें, लेकिन उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था। अचानक हमारी दाहिनी तरफ सूखी झाड़ियों में कुछ हिला। हम रुक गए। वो आदमी भी रुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय उत्साह था। उसे लगा शायद वो तेंदुआ है और अपनी नज़र वाली तरकीब वो अब आजमा सकता है। और सच में झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा गुस्सैल तेंदुआ बाहर निकला। उसकी आंखें भयानक थीं, शरीर जख्मी था और वो पहले से चिड़चिड़ा लग रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि अब ये तेंदुआ हमला करने वाला है। और ठीक उसी पल मेरे साथ आया हुआ वो आदमी तेंदुए की आंखों में सीधे देखकर खड़ा हो गया। मैंने उसे धीरे से कहा, पीछे हटो, धीरे धीरे। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं इसे अपनी नज़र से रोक सकता हूँ। तेंदुए ने एक धीमी गुर्राहट की। ये थी एक चेतावनी। मैंने दोबारा कहा, पीछे हटो, हाथ नीचे करो। लेकिन अगला पल इतना तेज था कि याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तेंदुआ जैसे किसी स्प्रिंग की तरह सीधे उसकी तरफ झपटा। एक ही छलांग में वो आदमी के सामने पहुंच गया। मैंने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा पास था। एक गलती में गोली उसे भी लग सकती थी। तेंदुए ने उसकी छाती पर पंजा मारा और वो आदमी पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक डरावनी चीख निकली। मैंने सेकंड भर में 2 गोली चलाई, एक हवा में और दूसरी तेंदुए की तरफ। तेंदुआ पीछे गिरा और दर्द से तड़पने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घाव गहरा था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वो आदमी जख्मी था, लेकिन जिंदा बच गया। जब उसे होश आया, मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, जंगल में बहादुरी नहीं, अक्ल काम में आती है। मैं खुद भी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस चुका हूँ, वो भी 1 से ज़्यादा बार। एक बार जब मैं मुन्नार के पास एक बहुत ही घने जंगल में था, मुझे कुछ फीट की दूरी पर एक टाइगर ने देखा। मुझे अब भी याद है कि वो बाघ जंगल के रास्ते पर आराम से बैठा था और जब मैंने उसे देखा तो उसने भी मेरी तरफ देखा। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। एक सन्नाटा, एक डर और एक अजीब सा सम्मान दोनों तरफ था। ये जंगल का नियम है, अगर आप शांत हैं तो जानवर भी शांत रहता है, लेकिन अगर आप कोई गलत हरकत करते हैं तो वो हमला कर सकता है। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरी उंगलियां बंदूक पर थीं, लेकिन मैंने उसे उठाया नहीं, क्योंकि ऐसा करना सीधा सीधा चुनौती देना होता। मैं कुछ कदम पीछे गया, लेकिन तभी बाघ ने अपनी पूंछ हिलाई। ये एक चेतावनी का संकेत था। फिर उसने सिर नीचे किया और एक गहरी गुर्राहट निकाली। अब साफ था वो उठकर हमला भी कर सकता था। मैंने अपनी दाईं तरफ देखा। थोड़ी दूर एक गिरे हुए पेड़ का तना था। अगर मैं उसके पीछे पहुंच पाता तो मैं अपनी जान बचा सकता था, लेकिन दूरी बहुत थी और समय बहुत कम। बाघ धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, जैसे वो किसी भी पल छलांग लगा देगा। मैंने गहरी सांस ली और एक आखिरी कोशिश की। मैंने धीरे से पीछे हटते हुए पेड़ के तने की तरफ रुख किया। मेरे कदम धीमे, नरम और बिना आवाज के थे। मैं जानता था अगर पत्ते भी चरमराए तो मैं मर जाऊंगा। बाघ की नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं। उसकी मूंछों के पास की त्वचा थोड़ी थोड़ी फड़क रही थी, यानी वो स्थिति को तौल रहा था। कुछ सेकंड बाद वो बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझ पर थीं। मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा आखिरी मौका है या फिर यही मौका है। मैं धीरे धीरे पेड़ के पीछे पहुंचा और जैसे ही बाघ की नज़र मुझसे हटी, मैं पूरी ताकत से भागने लगा। मेरे पीछे एक गहरी दहाड़ गूंजी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं भागता रहा जब तक कि सुरक्षित जगह नहीं मिल गई। उस दिन मैंने समझा कि जंगल में जिंदा रहने की सबसे बड़ी कुंजी हमेशा हथियार नहीं होते, होती है समझदारी। मेरे करीब से सामना होने की दूसरी घटना कोविलूर में हुई थी, जहां एक पारसी और उसके दोस्त थोड़े दिनों की छुट्टी मनाने आए थे। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, क्या बाघ असल में इतने खतरनाक होते हैं या ये बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं? मैंने साफ कहा, भाई ये कोई फिल्म नहीं है। अगर बाघ चाहे तो पलक झपकते ही जान ले सकता है। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह
हम वहाँ एक पुराने बीटल लीफ बागान में पहुंचे जहाँ बाघ अक्सर घूमते थे। हम तीनों चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। जंगल उस समय बिल्कुल शांत था। मैं आगे आगे चल रहा था और वो दोनों थोड़ी दूरी पर पीछे थे। अचानक मुझे एक अजीब सी गंध आई। ये वही गंध थी जो बाघ के आसपास मौजूद होने पर आती है। मैं तुरंत रुक गया। मैंने अपना हाथ उठाकर पीछे चलने वालों को भी रुकने का इशारा किया। कुछ ही पल बाद दूर घास में हल्की सी हरकत हुई। फिर मैंने देखा एक बड़ा भारी भरकम बाघ झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थी। मैंने धीरे से कहा, बिल्कुल भी हिलना मत। लेकिन पीछे वाले दोनों घबरा गए थे। उन्हें मैंने हाथ से इशारा किया कि धीरे धीरे पीछे हटो, लेकिन उनमें से एक डर से कांपने लगा। बाघ ने हलचल देख ली और वो हमारी तरफ झुककर छलांग मारने की तैयारी करने लगा। उसकी पूंछ उठी, कंधों की मांसपेशियां कस गईं और एक उसने गहरी सी गुर्राहट निकाली। सामने खड़े पारसी साहब चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, ये तो इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा है। मैं गुस्से में फुसफुसाया, चुप रहो, तुम समझ नहीं रहे हो, ये हमला करने ही वाला है। वो बोल ही रहा था कि बाघ ने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई और आधा शरीर हवा में उठाया। उसका अगला कदम सीधा हमला होता, लेकिन मैंने एक सेकंड में अपने ट्रिगर को दबा दिया। गोली चली, तेज आवाज जंगल में गूंज गई। बाघ पीछे उछलकर गिरा, लेकिन अभी भी वो जिंदा था और दर्द में जमीन पर तड़प रहा था। दूसरी गोली मेरे साथी ने चलाई। बाघ शांत हो गया। पीछे खड़े दोनों लोग घबराहट से कांप रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अब बताओ, बाघ खतरनाक है या सुना हुआ किस्सा? उनमें से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस घटना के बाद वो दोनों इतने डर गए थे कि तुरंत ही गांव वापस लौटना चाहते थे। लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं होती। बाघ की लाश को देखने के बाद उनका डर और बढ़ गया था। उन्होंने पहली बार इतने करीब से एक मरते हुए बाघ को देखा था। मैंने उन्हें कहा, डरो मत, अब वो मर चुका है। लेकिन उनमें से एक बोला, साहब, अगर ये फिर उठ गया तो मैंने हंसकर कहा कि बाघ भगवान नहीं होता कि वापस जीवित हो जाए, लेकिन अगर इंसान बेवकूफ़ी करे तो बाघ उसे मार जरूर देता है। इसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि किसी भी बड़े शिकारी जानवर के करीब कभी भी मजाक में भी नहीं जाना चाहिए। उनका डर इतना ज़्यादा था कि वे बाघ की खाल उतारने की प्रक्रिया भी पास से नहीं देख पाए। हमने वन विभाग को सूचना भेजी। थोड़ी देर बाद अधिकारी आए, पूरी प्रक्रिया हुई और लाश को वन नियमों के अनुसार ले जाया गया। उस शाम जब हम वापस कैंप पहुंचे तो वो दोनों इतने थक चुके थे कि बिना खाना खाए सीधे सो गए। लेकिन मुझे पता था कि उन्हें नींद नहीं आने वाली, क्योंकि जो भी उन्होंने देखा है वो अब जीवन भर नहीं भूल सकते। अगली सुबह उन्होंने पहली बात यही कही कि हम जंगल घूमने आए थे, मरने नहीं आए थे। मैंने जवाब दिया, जंगल किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो वो आपको भी इज्जत देता है, वरना एक गलती और कहानी खत्म। इस घटना के बाद उन्होंने जंगल के बारे में अपनी सारी धारणाएं बदल ली। अब उनके लिए जंगल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां हर सांस सोच समझ कर लेनी पड़ती है। एक बार की बात है, मेरा सामना हुआ था बाघ और भैंस से। मैं भैंस को ज्यादा नहीं समझता, लेकिन उसकी धीमी कराह जैसे मुझसे कह रही थी, सो जा तू दो पैरों वाला मूर्ख। ये उसके आखिरी शब्द जैसे थे, क्योंकि शायद उसी आवाज ने बाघ को उसके होने का एहसास करा दिया था। 1 मिनट से भी कम समय में बाघ के दौड़ने की आवाज आई थी और अगले ही पल पूरी खामोशी में उसने भैंस को मार डाला। मुझे बस इतना सुनाई दिया कि भैंस के पैर बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए और पूरी तरह से रुक गए। अभी दिन भी नहीं निकला था और मेरी घड़ी में समय था सुबह के 5:10। कुछ मिनटों तक सब कुछ वैसा ही रहा जैसा मैंने बताया। फिर अचानक भारी शरीर को घसीटने की आवाज आई, जो कि जंगल की जमीन पर सुनाई दे रही थी, और ये आवाज पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। घने पेड़ों के नीचे वो पूरी तरह से छुपा रहता, लेकिन किस्मत से उसने भैंस को कीचड़ वाली हल्की सड़क की तरफ घसीटा। वहां कोई परछाइयां नहीं थी और सुबह का हल्का सा उजाला, ये सब कुछ ऐसा था जिसने मुझे छोटा सा मौका दे दिया। अब मुझे बाघ की आकृति साफ दिखाई दे रही थी और मैं अपना निशाना नहीं चूका। सीने पर बिल्कुल सही शॉट लगा और कुछ ही सेकंड के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा, गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ। मेरे जीवन का ये पहला मैन ईटर टाइगर था और वो सुबह मेरी यादों में
हमेशा के लिए एक चमकती हुई तस्वीर बन गई। मेरे पिताजी के उलट मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जंगल ने कुछ मौक़ों पर मेरे इस विश्वास को भी हिला कर रख दिया। मैं अक्सर एक छोटे से गांव थाली जाया करता था। ब्रिटिश लोग इसे लिटिल इंग्लैंड कहते थे और वहां एक पैंथर गांव वालों पर हमला कर रहा था। शुरू शुरू में कुछ बकरियां मारता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इंसानों से डरना छोड़ दिया और अब वो चरवाहों पर भी कूदने लगा था। परिस्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और मैं जानता था कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है और मैं उसे रोकना चाहता था। मैं हर हफ्ते वहां जाता था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा होने पर भी मैं कभी उसे देख नहीं पाया था। मेरे लिए एक अच्छी बात यह थी कि थाली बेंगलोर से काफ़ी पास में था और मैं जितनी बार चाहूँ वहां पर जा सकता था। फिर गर्मियों का मौसम आ गया। थाली की झील लगभग सूख चुकी थी, सिर्फ बीच में थोड़ा सा पानी बचा था। मुझे पता था कि पैंथर शाम के बाद प्यास बुझाने यहाँ पर जरूर आएगा। मैं चारे पर नहीं बैठा था, इसलिए उसके सीधे सामने आने का कोई कारण नहीं था, इसलिए मुझे कोई और तरीका सोचना था। मुझे ऐसे स्थान पर बैठना था जहाँ से मैं पूरा वाटर होल देख सकूं। सबसे अच्छा या शायद सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका यह था कि मैं पानी के बिल्कुल पास चुपचाप बैठ जाऊं। हाँ, इसमें जान का बड़ा जोखिम था, क्योंकि ये पैंथर इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता था, लेकिन मैं जवान था, शायद ना समझ भी, और मैंने 2 गांव वालों को कहा कि वे मिट्टी में एक गहरा सा गड्ढा खोद दें जिसमें मैं बैठ सकूं और मेरी बंदूक आराम से टिक सके। मैंने उन्हें कहा कि गड्ढे को ऐसे खोदें कि मैं बिना उठे जरूरत पड़े तो अपनी बंदूक बाहर निकाल सकूं। मैं उस गड्ढे में बैठ गया और उन्होंने उसे टहनियों और घास से ढक दिया। मुझे वहीं पर पूरी रात बैठना था और इतना भी खाली स्थान चाहिए था कि अगर पैंथर दूसरी दिशा से आ जाए तो मैं अपने आप को थोड़ा हिला डुला सकूं। कई बार जगह बदलने के बाद आखिरकार मुझे सही स्थिति मिल गई। गांव वाले भी दूर जाकर बैठ गए, कुछ बड़बड़ाते हुए कि आज तो पक्का ये मरने वाला है। उनकी बातें सुनकर मेरे आत्मविश्वास को कोई फायदा तो नहीं हुआ था। सूरज ढलने लगा, आसमान गुलाबी और बैंगनी रंगों में बदल गया। जल्दी ही जंगल के पक्षी लौट आए और मुझे एहसास हुआ कि ये रात काफ़ी मुश्किल होने वाली है। गड्ढे की गर्म रेत मुझे पसीने से भिगो रही थी। मैं लगातार तनाव में बैठा था और मुझे खुद पर तरस आने लगा था। मुझे लगा था शायद ये अब तक की सबसे कठिन रात होने वाली है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरी स्थिति और ज़्यादा असहज हो गई। मुझे याद है पहाड़ी हवा कभी कभी आती थी, लेकिन उससे आराम नहीं मिलता था। इन सब के बावजूद यकीन मानिए मैं सो गया और फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। मुझे लगा जैसे कोई जाना पहचाना व्यक्ति कह रहा था, ऊपर देखो, ऊपर देखो। मैं चौंक कर जाग गया। सपना था यह सच मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। चारों ओर देखा और तभी पाया कि पैंथर मेरे सामने झुककर बैठा है और सीधा मुझे घूर रहा है। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी। मेरी सांसें रुक गई। मैंने अपनी बंदूक उठाई और बिना आवाज किए निशाना साधा। वो अब भी वहीं बैठा था, मेरी तरफ देखते हुए। मैंने गोली चलाई, वो गिर पड़ा और मैं बच गया। मैंने पैंथर को वहीं ढेर कर दिया और इससे पहले कि वो भाग पाता मैंने उसे दूसरा शॉट भी मार दिया। आज तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे वो चेतावनी किसने दी, वो एक सपना था या आवाज़ थी या कुछ और। लेकिन अगर मैं नहीं जागता तो शायद आज मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। एक बार की बात है, हम एक हाथी का पीछा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिससे चलना मुश्किल होता जा रहा था। करीब करीब 5 मील चलने के बाद हम एक छोटे से खेत में पहुंचे, जहां साफ दिख रहा था कि जहां जहां हाथी गया था वहां की फसल बर्बाद हो चुकी थी। कीचड़ में उसके पैरों के निशान ताज़ा थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खास दिशा में नहीं जा रहा, बस इधर उधर घूमकर अपना रास्ता बदल रहा है। गर्मी अब असहनीय हो चुकी थी। मुझे बार बार रुककर पानी पीना पड़ रहा था, लेकिन मेरा ट्रैकर मानो गर्मी को महसूस ही नहीं कर रहा था। हम चलते रहे और उसके कदमों के निशान का पीछा करते रहे।
जितने ताज़ा शुरू में वो निशान थे उतने ही ताज़ा अब भी दिख रहे थे। हमने दोपहर के करीब एक बांस के झुरमुट की छांव में रुककर अपना खाना खाया। मुझे पता था हाथी की चाल गर्मी में धीमी हो जाती है, इसलिए यही समय था सतर्क रहने का। अचानक मेरा ट्रैकर तेज तेज इशारे करने लगा। मैं तुरंत रुक गया। मैंने देखा करीब 30 गज की दूरी पर एक विशाल जंगली हाथी झाड़ियों के बीच में खड़ा था। एक अद्भुत दृश्य था। उसके दांत बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन मोटे और मजबूत थे। मैंने अनुमान लगाया कि एक जवान बुल है। मैं थक चुका था, दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन भीतर से एड्रेनलिन की तेज लहर दौड़ गई थी। मैं वहीं घुटने के बल बैठ गया और 5 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहा। हवा चल रही थी, जो मेरे लिए थोड़ा फायदेमंद थी, क्योंकि वो मेरी गंध हाथी तक नहीं पहुंचने दे रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं बिना किसी आवाज़ के धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं तो झाड़ियों तक पहुंच सकता हूं और वहां से सही निशाना लगा सकता हूं। मैं रेंगता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एक एक इंच करके। रेत की जलन मेरे शरीर को परेशान कर रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं उस झाड़ी के पीछे पहुंच गया जिसे मैं ढाल की तरह से इस्तेमाल कर सकता था। मैंने अपने घुटनों पर उठकर थोड़ा आगे झांका। हाथी मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। ये मेरे लिए निशाना साधने का सिर्फ एक छोटा सा मौका था। मैंने अपनी बंदूक भरी और जैसे ही निशाना साधा, मेरे हाथ कांपे, उत्साह और डर दोनों से। मैं हवा की दिशा सुन रहा था, पेड़ों की खड़खड़ाहट भी, ताकि कोई आवाज़ मेरी उपस्थिति ना बताए। मैंने देखा हाथी के कान हिले, उसका सिर थोड़ा मेरी तरफ घूमा और अगले ही पल वो चौकन्ना हो गया। उसने अपनी आंखें फैलाकर सीधा मेरी दिशा में देखा। वो भारी भरकम शरीर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा, मानो कह रहा हो, तू है कौन? मुझे कुछ ही क्षणों में फैसला करना था। मैंने सोचा, अगर ये पूरा शरीर मेरी तरफ मुड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैंने सीधा सामने वाले हिस्से में गोली चला दी। मेरी बंदूक गरजी, लेकिन गोली वैसी असरदार नहीं थी जैसी कि मुझे उम्मीद थी। वो वहीं गिरने की बजाय आधे झटके से पीछे हटा और झाड़ियों की तरफ भागने लगा। गुस्से, सूरज की गर्मी और सुबह की थकान ने मेरे दिमाग को धुंधला कर दिया था। मैंने वही गलती की जो कई अनाड़ी शिकारी कर देते हैं। मैंने गुस्से में भागते हुए हाथी की पीठ पर एक और गोली चला दी। मेरा शॉट चूका नहीं था, लेकिन जैसा कोई भी अनाड़ी शिकारी करता है वैसा ही मैंने भी किया। गोली चलने के बाद जंगल एक पल को गूंज उठा। फिर अचानक चारों तरफ खामोशी छा गई। सब कुछ चुप हो गया, मानो जंगल सांस रोककर देख रहा हो, समझ रहा हो। मैं अपने ट्रैकर की नाराज नजरों से बचते हुए उस दिशा में देखने लगा जिधर हाथी भागा था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। असल में ये बात मैं खुद को भरोसा दिलाने के लिए कह रहा था, क्योंकि जिस दिशा में हाथी गया था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रैकर ने मुंह पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ एक ही बात कही कि देखते हैं दोनों में किसको ज्यादा चोट लगी है, उसे या तुम्हें। हम उस जगह पर पहुंचे जहां पहली गोली लगी थी। जमीन पर खून के छींटे थे, काफी मात्रा में। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा ट्रैकर सख्ती से मना कर रहा था। वो कह रहा था, सूरज ढलने वाला है और हम इंसानी आबादी से काफी दूर हैं। उसे डर था कि अंधेरे में हम बाघों, भालुओं या किसी और जंगली जानवर से टकरा सकते हैं, लेकिन मेरा मन हाथी को ढूंढकर खत्म करने का था। ट्रैकर और मैंने एक दूसरे को देखा। विचार बिल्कुल उलट थे, लेकिन फिर भी हमने खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल की झाड़ियों में साफ दिख रहा था कि भारी शरीर वाली चीज अभी अभी गुजरी है। कई छोटी छोटी झाड़ियां टूटी हुई थीं, कांटों की लकड़ियां दबकर टूटी थी और उनमें खून लगा हुआ था। यह एक साफ संकेत था कि हाथी घायल है और बहुत दर्द में है। थोड़ी देर बाद जमीन का स्वरूप बदलने लगा, पेड़ कम होने लगे और एक खुला इलाका आ गया। यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि हाथी अपनी चोट के कारण हिंसक हो गया था। वहाँ टहनियाँ उखड़ी थी, पत्थर बिखरे हुए थे, पत्ते बिखरे हुए थे, छोटे छोटे पौधे कुचले हुए थे, और ऐसा दृश्य मेरे ट्रैकर ने भी पहले कभी नहीं देखा था। मैंने समझ लिया था कि यह हाथी अब बेहद खतरनाक हो चुका है। ट्रैकर ने मेरे कान में कहा कि दोराई, यानी कि श्रीमान जी, अगर हाथी यहाँ हुआ तो हम दोनों में से कोई भी अपनी झोपड़ी तक जिंदा नहीं पहुंचेगा।
हमें बहुत सावधानी रखनी थी क्योंकि इतने गुस्से में यह हाथी हम पर कभी भी हमला कर सकता था। मैंने ट्रैकर को चेताया कि हो सकता है ये अचानक किसी ढलान से नीचे आए और हम पर सीधा हमला कर दे। इसलिए मैंने अपने साथी से कहा कि वो कुछ शोर मचाए ताकि हाथी का ध्यान बटे और मैं अच्छी सुरक्षात्मक स्थिति ले सकूं। ट्रैकर ने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक ही बात थी, तुम ये करोगे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं कोई और योजना बनाता, अचानक एक भारी घुटी हुई दम घोटने वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई, जैसे कि कोई विशाल प्राणी आखिरी सांस ले रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से जितना कि मैं चिल्ला सकता था, लेकिन गूंज उतनी नहीं हुई जितनी की मुझे उम्मीद थी। झींगरों की आवाज़ जंगल में फैली हुई थी, बस वही सुनाई दे रही थी। मेरा ट्रैकर भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा कि हाथी जिस रास्ते से गया था हम उसका पीछा करें, लेकिन उसने एक कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैं अकेला आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम गलत दिशा में आ गए हैं। कहीं भी खून के निशान नहीं थे, ना ही कोई टूटी हुई टहनी, ना ही कोई बड़ा पत्थर हिला हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे लगा हाथी हमारी नज़र से बचकर किसी और दिशा में निकला होगा और अचानक मेरे अंदर एक डर सा भर गया। मैंने गलत फैसला ले लिया था। मुझे मानना पड़ा कि एक हाथी को मैं खो चुका हूँ। मैंने हार मान ली और ट्रैकर के साथ लौटना शुरू किया। वापसी बेहद थकाने वाली थी। सुबह से लेकर अब तक लगभग अंधेरा होने लगा था। ट्रैकर पूरे समय खामोश था। वो मुझसे नाराज नहीं था, लेकिन डर गया था। मैं भी दुखी था क्योंकि मैंने घायल जानवर को दर्द में छोड़ दिया था। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई हम फिर निकले, लेकिन हाथी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। तभी मुझे पता चला कि इस वजह से मैंने अपने आप पर कितनी शर्म महसूस की। मैं बेहद परेशान था क्योंकि एक घायल हाथी किसी भी दिशा में बहुत दूर जा सकता है और अगले दिन मर भी सकता है। मैं खुद से बेहद नाराज था कि मैंने हमले की जगह पर जानवर को दुख में छोड़ दिया था और उसे ढूंढने में कोताही बरती थी। उस दिन मैंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, एक शिकारी का काम सिर्फ गोली चलाना नहीं, बल्कि घायल जानवर को दर्द से मुक्ति दिलाना भी होता है। जंगल की यात्रा के दौरान कई तरह की खतरनाक स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन मुझे अपनी बंदूक पर और खुद पर इतना भरोसा था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा जिससे कि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि जिनका हल गोली या ताकत से नहीं निकलता। उदाहरण के लिए जोंक यानी लीचेस, ये छोटी सी चीज बकरियों, कुत्तों और इंसानों सबके शरीर से जल्दी लग जाती है। जंगल में पाई जाने वाली जोंक जरूरी नहीं कि बीमारी फैलाए, लेकिन ये कट भी सकती है और शरीर में संक्रमण फैला सकती है। खास तौर पर बरसात में, गर्मियों में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जंगल में सोने पर पूरी देह में चिपक जाती हैं। अगर आप पहाड़ी या गहरे जंगल में घूम रहे हो तो जोंक एक आम परेशानी है। इनकी दो किस्में होती हैं, एक हरी, पतली और छोटी जैसे कि कैटरपिलर, और दूसरी काली और मोटी जो अचानक फट कर गिर जाती है। दोनों जहरीली नहीं होती, ना दर्द देती हैं, लेकिन शरीर पर इनका रेंगना गंदगी का एहसास देता है और इनको हटाना धैर्य और हिम्मत दोनों मांगता है। एक बार मैं अपने दोस्त क्लाइव ग्रीनवुड के साथ ब्रियामंगला के तालाब पर बतख का शिकार करने गया। सुबह ठंडी थी और हमने कुछ बतखें मार ली थी। हम तालाब के बीच की झाड़ियों में एक चक्कर लगाने निकले क्योंकि वहाँ अक्सर बहुत सारी बतखें चुपचाप बैठती थीं। जैसे ही हम घास पर चले हमारे पैर पानी और कीचड़ में धंस गए। हमने देखा एक बतख घायल थी और किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। हम उसे उठाकर बाहर लाए, लेकिन कीचड़ इतना ज़्यादा था कि हमारे कपड़े और जूते पूरी तरह से गंदे हो गए। वापसी के समय पानी और ठंड हमारे पैरों को सुन्न कर रहे थे और जैसे जैसे हम धूप में आए पैरों में गर्मी आने लगी। क्लाइव जो मेरे आगे चल रहा था अचानक रुक गया। मैंने देखा उसकी कमर के पास कुछ हिल रहा था, जैसे कि कोई कीड़ा रेंग रहा हो। वो जोर से चिल्लाया कि ये क्या है, और जैसे ही उसने शॉर्ट्स थोड़ा उठाया हमें दिखाई दिया कि एक मोटी काली जोंक उसकी जांघ के बेहद संवेदनशील हिस्से पर चिपकी हुई थी। क्लाइव गुस्से और घबराहट में चिल्लाया, भगवान की कसम, अगर यह चीज मेरी उस जगह पर लगी है तो मैं मर जाऊंगा। गांव वालों को यह दृश्य काफी मजेदार लग रहा था। वे हंसते रहे जब हम क्लाइव को
उस जोक से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। क्लाइव बार बार चिल्ला रहा था, इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैं खुद तो नहीं देख सकता। उसकी हालत वाकई देखने लायक थी। डर, गुस्सा और शर्म, सब कुछ एक साथ। आखिरकार जब थोड़ी सी तंबाकू की चटनी लगाई तो जोक सिकुड़ कर गिर गई। क्लाइव ने चैन की सांस ली और बोला, यार मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी इस तालाब में वापस नहीं आऊंगा। क्लाइव इस लीचेज वाली घटना से इतना नाराज और शर्मिंदा था कि उसने वहीं खड़े खड़े शिकार खत्म करने का फैसला कर लिया और उसने मुझसे कहा, बस अब और नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। मैंने कहा, अरे इतना परेशान मत हो क्लाइव, ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन वो नहीं माना। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। हम गांव की तरफ लौटने लगे। चलते चलते उसने फिर शिकायत की कि मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब मेरे साथ हुआ है। जब हम रास्ते पर पहुंचे तो मेरा एक पुराना ट्रैकर हमारी तरफ आ रहा था। हमारा हाल देखकर उसने पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा, जोक का हमला। और वो जोर से हंस पड़ा। क्लाइव ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, अगर एक और आदमी हंसा तो मैं उस बंदूक से सबको भगा दूंगा। उसकी हालत देखकर हंसी रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। हम दोनों इतना हंसे कि पेट में दर्द हो गया। क्लाइव के चेहरे पर झुंझलाहट और हमारे हास्यास्पद हाल दोनों मिलकर पूरा दृश्य मजेदार बना रहे थे। क्लाइव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी जोंक उसकी बहादुरी को ऐसे हिला सकती है। हमने उससे कहा, तुम बच गए, यही बड़ी बात है। आखिरकार क्लाइव शांति से बैठ गया और बोला, अगर ये जोक मेरी टांग से थोड़ा और ऊपर होती तो मैं सीधा अस्पताल में दिखा होता। इसके बाद हम गांव पहुंचकर अच्छे से नहाए, कपड़े धोए और आराम किया। जंगल में शिकार करते समय कई बार ऐसा होता है कि जानवर आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। कुछ जानवर भय का नाटक करते हैं, जमीन पर लेटकर ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत चोट लगी हो, पर अचानक उसी पल उठकर हमला कर देते हैं। ये तरीका खास तौर पर तेंदुओं में देखा जाता है। तेंदुआ बहुत चालाक और बेहद तेज होता है, आपको एक सेकंड भी ध्यान हटाने की इजाजत नहीं देता। ऐसे मौके पर सबसे जरूरी होता है अपने कदमों की आवाज कम रखना और आखिरी निर्णय सही समय पर लेना। बहुत से नौसिखिए शिकारी इन बातों को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अगर तेंदुआ जमीन पर पड़ा है तो वो मर चुका है, लेकिन यही वो पल होता है जब वो अचानक झपटकर सामने वाले को गिरा सकता है। मुझे कई ऐसे अनुभव हुए हैं जहां पर लगा कि जानवर मर चुका है, लेकिन वो पूरी ताकत से उठकर हमला करने की कोशिश करने लगा। जंगल में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप कभी भी जानवर के अगले कदम का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हर शिकारी को हमेशा अपनी बंदूक तैयार स्थिति में रखनी चाहिए, क्योंकि अगले ही क्षण कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या बाघ भी ऐसा करता है? जी नहीं, बाघ कभी नाटक नहीं करता। जब वो हमला करता है तो पूरी ताकत से सीधे से सामना करता है। तेंदुआ चालाक होता है, बाघ शान से लड़ता है, लेकिन दोनों ही आपकी एक गलती से आपकी जान ले सकते हैं। एक बार मुझे एक गांव से बुलावा आया जहां रात दिन लोग खतरे में थे, क्योंकि एक तेंदुआ लगातार इंसानों को डराकर भगा रहा था। वो जानवर जितना चालाक था उतना ही साहसी भी। वो गांव के बिल्कुल पास घूमता रहता था, कभी कभी तो घरों के अंदर झांकने भी चला जाता था। गांव वालों ने मुझसे कहा, साहब ये तेंदुआ हमारे बच्चों को उठा के ले जाएगा, कृपया इसे मार दीजिए। मैंने कई दिनों तक उसका पीछा किया, लेकिन वो हर बार मेरे हाथ से बच निकलता था। जंगली जानवर अगर इंसानों से डरना छोड़ दे तो वो दोगुना खतरनाक हो जाता है। आखिरकार मैंने एक योजना बनाई। मैंने एक सुरक्षित मचान बनाया उसी जगह जहां से तेंदुआ रात को गुजरा करता था। मेरी बंदूक तैयार थी और मेरा ट्रैकर नीचे छिप कर बैठा था। रात लगभग इतनी शांत थी कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। और तभी नीचे की झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट हुई। तेंदुआ अपनी चाल से आया, शांत, धीरे और घातक। बिल्कुल सामने पहुंचकर उसने सिर उठाया और उसी क्षण मैंने निशाना लगाकर गोली चला दी। तेंदुआ वहीं गिर गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और मुझे भी लगा कि एक बार फिर जंगल की बड़ी समस्या खत्म हो गई है। जंगल में शिकार करना कभी भी आसान काम नहीं होता। आपको हमेशा ये समझना होता है कि हर जानवर की अपनी प्रकृति होती है और अपनी प्रवृत्ति होती है, और हर जानवर एक ही तरीके से व्यवहार नहीं करता। कुछ जानवर सीधे हमला करते हैं तो कुछ छल से हमला करते हैं, और यही वजह है कि एक शिकारी के लिए हर कदम पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कई बार तो अपनी तरफ हमला करने से पहले ऐसे दिखाता है
जैसे वो भाग रहा हो और अचानक मुड़कर सीधे चेहरे पर झपट पड़ता है। यही वजह है कि तेंदुआ कई शिकारियों की मौत का कारण बना है, चाहे वो कितने ही अनुभवी क्यों न थे। एक बात जो हर शिकारी को सीखनी चाहिए, जंगल में आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस जिंदगी ले सकता है। मैंने ये सब अपने अनुभव से सीखा है। कई बार मैंने ऐसा सोचा कि ये जानवर थका हुआ है या घायल है और ये भाग जाएगा, लेकिन वो उसी वक्त आप पर हमला कर सकता है। जंगल में सिर्फ बंदूक नहीं, दिमाग भी तेज होना चाहिए। अब मैं एक घटना आपको बताता हूं जो मुझे आज भी याद है। एक बार एक पहाड़ी रास्ते से सुबह सुबह मैं गुजर रहा था। रास्ता बहुत शांत था और सूरज बस निकल ही रहा था। अचानक एक पहाड़ी लंगूर चिल्लाया, तीखी आवाज में। लंगूर कभी भी बिना वजह नहीं चिल्लाता, उसकी आवाज हमेशा किसी खतरे का संकेत होती है। मैं तुरंत पथरीली चट्टान के पीछे झुका और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ सेकंड बाद मुझे दिखाई दिया एक तेंदुआ रास्ते किनारे की झाड़ियों में धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। वो मुझे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी चाल एकदम शांत और घातक थी। अगर मैं एक सेकंड भी गलत हरकत करता तो शायद वो मेरी जान ले लेता। मैंने बिना आवाज किए अपनी बंदूक ऊपर उठाई। तेंदुआ अब सिर्फ 15 कदम की दूरी पर था। उसी पल उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक तीखी चमक आई, जैसे उसने समझ लिया हो कि यहां पर कोई है। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए गोली चला दी। तेंदुआ पीछे उछला और झाड़ियों में गिर पड़ा। ये सब सिर्फ 3 सेकंड में हुआ। उस दिन मैंने एक बात फिर समझी कि जंगल में जीत सबसे तेज और सतर्क इंसान की होती है, हमेशा ताकतवर की नहीं होती। समय के साथ मैंने जंगल में एक बात बहुत गहराई से समझ ली थी कि जंगल कभी स्थिर नहीं रहता, हर पल बदलता है, और जो इंसान इन बदलावों को पढ़ लेता है वही बच पाता है। कई शिकारी जानवर की चाल, उसके पंजों के निशान या उसकी आवाज को समझकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें अनुभव से ही आती हैं। मुझे याद है एक बार मैं कावेरी नदी के किनारे एक पैंथर का पीछा कर रहा था। वो बहुत चालाक था। वो एक ही रास्ते से कई दिनों तक जाता था और अचानक अपनी राह बदल लेता था ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। उस दिन घाटी में अजीब सी खामोशी थी, ना कोई पक्षी, ना कोई हल्की सी हवा। ऐसा लगता था मानो जंगल किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं और मेरा ट्रैकर धीरे धीरे पत्थरों के बीच से गुजर रहे थे। अचानक उसने अपना हाथ उठाया, जिसका मतलब था रुको। मैं तुरंत रुक गया। हमने देखा नदी के किनारे गीली मिट्टी में कुछ बेहद ताजे निशान थे, एकदम साफ और गहरे, पैंथर के पंजों के निशान। मेरे ट्रैकर ने कहा, साहब ये अभी अभी गया है, शायद 5 मिनट भी नहीं हुए। हम आगे बढ़े, लेकिन अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था। थोड़ी दूर नदी के किनारे पर एक बड़ी चट्टान थी और उसके पीछे किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आई। मैंने अपने ट्रैकर को ध्यान से पीछे रहने को कहा। मैं धीरे धीरे उस चट्टान की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मन पूरी तरह से शांत था। जैसे ही मैं चट्टान के पास पहुंचा, मैंने देखा पैंथर मेरी तरफ पीठ किए बैठा था। वो पानी पी रहा था और उसे मेरी मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने तुरंत अपनी बंदूक उठाई, लेकिन तभी वो हल्का सा मुड़ा और उसने मुझे देख लिया। एक पल के लिए हमारी आंखें मिली और मैं समझ गया कि अब वो छलांग लगाएगा। उसने हल्की सी गुर्राहट की, कंधे उठाए, पूरी ताकत से मोड़ लेकर मेरी तरफ दौड़ा। मैंने एक सेकंड भी नहीं गंवाया, गोली चलाई। गोली उसके सीने में लगी और वो जोर से गिर पड़ा। जमीन पर गिरते समय उसके नाखून पत्थरों पर घिसे, एक डरावनी आवाज के साथ। हम उसके पास पहुंचे और मेरे ट्रैकर ने राहत की सांस ली। साहब, ये 2 सेकंड और जिंदा रहता तो आज ये कहानी हम दोनों पर नहीं, हमारे बारे में लिखी जाती। मेरी असली शिकार जिंदगी तब शुरू हुई जब मेरे पिता ने मेरे 9वें जन्मदिन पर मुझे 12 बोर की डबल बैरल वाली शॉटगन दी। ये एक हैमर शॉटगन थी जिसमें गोली चलाने से पहले हथौड़ा खींचना पड़ता था। इस बंदूक को लेकर जब मैं पहली बार जंगल गया तो मुझे लगा कि मैं अब किसी भी जानवर से खुद की रक्षा कर सकता हूँ। मैं इतना छोटा था
कि बंदूक का हैमर मैं खुद नहीं खींच पाता था, इसलिए हर बार मुझे पापा को बुलाना पड़ता था। मैं आगे आगे चलता और पापा पीछे पीछे, ताकि अगर मैं गिर जाऊं तो बंदूक गलती से चल ना जाए। अगर मैं किसी दिन जंगल में अकेला घूमता तो उसी वक्त मैं बंदूक को तैयार कर लेता, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि पता नहीं कौन सा जानवर सामने आ जाएगा। ये बंदूक मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी और इसे पाकर मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। धीरे धीरे मेरी शूटिंग का जुनून एक दीवानगी में बदल गया था। मेरे पास कई तरह की बंदूकें थीं। एक .404 डबल बैरल जेफरी, एक ग्रीनर 12 बोर शॉटगन जिसमें एक बल्ब लगा था, जिसकी मदद से करीब से शूट करना आसान होता था। हाथी या बाइसन को शूट करते समय मैं 470 नाइट्रो एक्सप्रेस का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसका झटका इतना जोरदार था कि हर बार कंधा सुन्न पड़ जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब मैं .416 रिग्बी लेना चाहता था, लेकिन वो मिल नहीं पाई। यही वो बंदूक थी जिसे हैरी सेल्बी ने अफ्रीका में मशहूर किया था। ये बंदूक भारत में ब्रिटिश लोगों द्वारा लाई गई थी, और अगर जर्मनी ने भारत पर कब्जा कर लिया होता तो हम शायद .423 माउजर इस्तेमाल करते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ह्यू हेलस्टोन ने मुझे अपनी .315 इंडियन राइफल दी, जो उन दिनों बेहद लोकप्रिय थी। ये भारत में ट्रिची में बनी IOF की राइफल थी और मैं इसे जंगली सुअरों के शिकार में इस्तेमाल करता था। मेरे पास स्प्रिंगफील्ड .3006 और M1 ग्रैंड भी थी, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। मेरे पिता के पास भी उनकी पसंदीदा बंदूकें थीं। उनमें से एक थी .405 विंचेस्टर, जिसे उन्होंने सिर्फ 50 रुपए में खरीदा था। वो इस बंदूक पर बहुत गर्व करते थे। ये एक सस्ती बिग गेम शिकार वाली बंदूक थी, लेकिन इसकी समस्या ये थी कि अगर इसे ठीक से ना संभाला जाए तो ये जाम हो जाती थी। इस खतरे के बावजूद उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा, और सच कहूँ तो इस बंदूक ने भी उन्हें कभी नहीं छोड़ा, यानी कभी धोखा नहीं दिया। उस समय मेरे पिता के साथ शिकार करने वाले कई और महान शिकारी थे, जैसे कि पैट वॉटसन, डिक बर्ड और रसल ग्रीन, जो मद्रास के रहने वाले थे। इन सब में मेरे पापा डिक बर्ड को सबसे बड़ा शिकारी मानते थे। डिक बर्ड एक डाकिया था, लेकिन साथ ही बेहद शानदार निशानेबाज भी और बेहतरीन ट्रैकर भी। वो इतने निर्भीक थे कि जंगल में ज़्यादातर शिकार पैदल ही करते थे। उन्होंने कई बाघ और कई तेंदुए मारे, और उनकी बहादुरी इन शिकार में या फिर हर शिकार में दिखती थी। अब सुनिए एक मज़ेदार किस्सा। डिक बर्ड के कुछ अमेरिकी ग्राहक थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में काम करते थे। वो लोग उनके साथ शिकार पर जाते और डिक बर्ड उन्हें जंगलों में काफ़ी घुमाते। एक बार जब वे लोग भारत से वापस लौट रहे थे तो मजाक में बोले, डिक, अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो तेरे लिए एक पार्सल छोड़ेंगे। कुछ महीनों बाद जब वो वापस आए तो सचमुच एक एरोप्लेन से उतरे और डिक को बुलाया। उन्होंने उसे एक छोटा सा कॉफ़ी मेकर दिया, जो उन दिनों बहुत कीमती चीज़ थी। डिक इस तोहफे से खुशी से भर गया। अब करते हैं पैट वॉटसन की बात। वो डिक जितना बहादुर या तेज नहीं था, लेकिन अपनी कमज़ोर टांगों के बावजूद भी वो शानदार शिकारी था। उसकी एक टांग बिरूर में हुई दुर्घटना में खराब हो गई थी, और शायद यही वजह थी कि वो ज़्यादातर शिकार बैलगाड़ी से करता था। अक्सर मैं और पापा बेंगलुरु से कादूर तक ट्रेन से जाते, रात 9 बजे घर से निकलते, सुबह 4 बजे स्टेशन पहुंचते और वहां से 10 मील पैदल चलकर वाटसन के कैंप तक जाते। वहां पहुंचकर हम पूरा दिन जंगल में शिकार करते, शाम को लौटते। मेरे पिता के पास .500 ब्लैक पाउडर एक्सप्रेस हैमर भी थी, लेकिन वो इन्हें बहुत कम इस्तेमाल करते थे। उनकी अगली पसंद हमेशा विंचेस्टर ही रही। शिकार के उन सालों में निशानेबाजी में टेलीस्कोप लगे हथियारों की चर्चा बढ़ रही थी। मेरे दोस्त क्लाइव ग्रीनवुड ने सबसे पहले बेंगलुरु में स्कोप शूटिंग की शुरुआत की, हालांकि तब तक वो भारत में नई चीज़ थी। सेंट्रल प्रोविंसेस तक आते आते मैं खुद को एक अच्छा शिकारी समझने लगा था। खुले निशाने यानी ओपन साइट्स से मैं ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही मेरी बंदूक पर टेलीस्कोप लगा, मैं घातक निशानेबाज बन गया।
स्कोप लगाने का काम गन क्राफ्ट के सुंदर राज ने किया था और वो इस काम के उस्ताद थे। एक बार मैंने अपनी .315 राइफल पर दोनों तरह के निशाने लगवाने चाहे, करीब की शूटिंग और दूर की शूटिंग। सुंदर राज ने मेरी चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। उन्होंने बंदूक के बट में 1 इंच ऊंचाई बढ़ाई और ऐसा सेटअप बनाया कि बंदूक कंधे पर बिल्कुल सही टिके। मुझे ये तब समझ में आया जब सफाई करने वाली रॉड हमने गलती से पूरे स्टॉक के आर पार निकाल दी और पता चला कि स्टॉक अंदर से खोखला कर दिया गया था। गोली महंगी होने लगी थी, इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा राइफल का ट्रिगर दबाता नहीं था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते कि मैं एक कंजूस शूटर हूं, लेकिन मेरा जवाब हमेशा यही होता कि दोस्तों, ये हाथों में जो है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं है। मतलब हर गोली सोच समझ कर चलती है। सच तो ये था कि अगर मैं चूक भी जाऊं तो सुंदर राज और उनकी टीम मुझे कभी भूलने नहीं देते। हर शाम क्राउन कैफे में मिलते, शिकार की बातें करते, अफसोस शेयर करते और नए प्लान बनाते। फिर आया साल 1972 और वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हो गया। यहीं से शिकार के दिन धीरे धीरे खत्म होने लगे। कानून ने हमसे सिर्फ शिकार नहीं छीना, हमारी जंगल में आज़ादी भी छीन ली। पहले जहां हम बेधड़क घूमते थे, अब हर कदम पर रोक थी। मेरे लिए ये बदलाव अचानक नहीं था, धीरे धीरे आया, लेकिन असर बहुत गहरा था। मैं ज्यादा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मैं इतना शिकार कर चुका था कि मुझे संतोष होने लगा था। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव को झेल नहीं पाए। कानून लागू होते ही कई शिकारी संदेह की नजरों से देखे जाने लगे और जो लोग लाइसेंस होने पर भी सीधे चलते थे, अब उन पर पोचर होने का आरोप लगाया जाने लगा। वन विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया। कुछ अधिकारियों ने लाइसेंस रद्द होने का डर दिखाकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे याद है, कानून पास होने के कुछ ही महीनों बाद एक बड़े अफसर ने हमसे कहा, अब आपकी बंदूकें वैध नहीं मानी जाएंगी। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं था, लेकिन डर फैला दिया गया था। कानून रद्द होने के बाद मैंने ऊटी रोड पर बंदीपुर चेकपोस्ट के पास एक बाग मारा था। ये घटना काफी समय बाद भी लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने सारे बाघों की ट्रॉफियां अमेरिका में रहने वाले कुछ लोगों को बेच दी, क्योंकि अब मुझे उन कागजी औपचारिकताओं के चक्कर में नहीं फंसना था। सच कहूं तो मेरे लिए ट्रॉफियां अब मायने नहीं रखती। मैं बस उनसे छुटकारा पाना चाहता था। अपने ज्यादातर पैंथर के सिर मैंने पैट वॉटसन को दे दिए। उसने उन्हें व्हाइटफील्ड क्लब को दिया और बाकी ट्रॉफियां मेरे दोस्तों और शुभ चिंतकों को बांट दी। पिता के निधन के बाद मैंने अपनी सारी बंदूकें गन क्राफ्ट को बेच दी और उन्होंने उन्हें कुछ उत्तर भारत के व्यापारियों को बेच दिया। मेरे शिकार के दिन धीरे धीरे खत्म हो गए और सच कहूं, किसी ये नाटकीय अंत के बिना, जैसे जिंदगी का एक अध्याय धीमे से बंद हो जाता है, ऐसे ही बंद हुआ था मेरा शिकार करना। जंगल में जो भी शिकार करता था वो आदिवासी समुदायों की मदद लेता था। मैं भी उनकी सेवाएं लेता था, पर सिर्फ पैसे देकर नहीं, बल्कि उनके साथ सम्मान और भरोसे का रिश्ता बनाकर। आज के समय में मेरे कुछ काम राजनीतिक रूप से गलत माने जाएंगे, लेकिन मैं उनके ज्ञान, परंपराओं और जीवन कौशल का बेहद सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने बच्चों को जंगल के कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाए, ऐसे कौशल जो आज शायद ही कहीं मिलेंगे। मुझे डर है कि एक दिन ये सभी अनोखे हुनर हमेशा के लिए खो जाएंगे। आधी सदी तक मैंने इन आदिवासियों पर भरोसा किया। उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया जो किताबों में भी नहीं मिलता, जंगल में रहने का असली तरीका। उन्होंने मेरे कई मौकों पर मेरी जान बचाई और मैं आज भी उनके प्रति आभारी हूं। उनके युवा लोग शायद अब मोबाइल में उलझ गए हों, लेकिन सच तो यह है कि वे अभी भी जंगल के जानवरों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। और ये बात आज के समय का सबसे बड़ा दुख भी है और सबसे बड़ी सच्चाई भी। जब भी मैं उनके साथ होता, उनकी क्षमताएं
मुझे हमेशा चकित कर देती थी। जंगल में बिछी घास अगर किसी एक दिशा में दब गई हो, या रास्ते पर कोई ढीला पत्थर या ताजी कंकड़ मिट्टी बिखरी हो, इनमें से कोई भी संकेत उनकी नज़र से बचता नहीं था। वो हर छोटे से छोटा निशान देखकर पूरी कहानी समझ लेते थे। पग मार्क या किसी और जानवर के पैरों के निशान देखकर वो बता देते थे कि ये बाघ है या तेंदुआ, नर है या मादा, कितना पुराना निशान है और किस दिशा में गया है। वो इतना सटीक होते थे कि शहर का कोई आदमी उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। हालांकि जंगल में कई आदिवासी समुदाय हैं, पर यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा काम करता था, और वो थे शोलगा, बीआर हिल्स के शोलगा, पुजारी, सलेम के पुजारी, चेंचू जो कि थे हैदराबाद के, इरुलाज, कुरुवाज और कट्टू नायकन नीलगिरी के। कुछ लोग लंबानीज को भी जोड़ते हैं, हालांकि वो तकनीकी रूप से दक्षिण भारत के मूल जंगल समुदाय के नहीं हैं। ये सभी आदिवासी बहुत ही होशियार और मेहनती थे। जंगल में क्या खाया जा सकता है, कौन सी जड़ें और बेरी सुरक्षित है, कौन सा पौधा इलाज करता है, उन्हें सब पता था। कई बार उनकी आत्माओं और देवी देवताओं वाली मान्यताएं थोड़ी चिढ़ाने वाली होती थी, लेकिन सच कहूं तो ये लोग बेहद सरल, ईमानदार और पूरी तरह से समर्पित थे। वे हम पर भरोसा करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम शिकारी थे, बल्कि इसलिए कि जब जरूरत पड़े हम उनकी बात रखते थे, उनकी बात का सम्मान करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। लंबानी एक रंगीन सोहनी जाति है। उनकी औरतें चमकीले कपड़े, चमकदार गहने और कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वे जंगलों के किनारे बसती थीं और अर्ध घुमंतु जीवन जीते थे, यानी कि घूमना फिरना, अलग अलग जगह पर बसेरा करना। जंगल में जानवरों के पीछे उनकी ट्रैकिंग बड़ी ही साधारण थी। नीलगिरीज के पुराने ट्रैकर्स यानी ट्रैकिंग में वो उतने कुशल नहीं थे जितने कि नीलगिरी के पुराने ट्रैकर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर उनकी ट्रैकिंग बहुत काम की साबित होती थी। अगर सही तरह से प्रेरित किया जाए तो वो बेहद तेज, चतुर और मुश्किल कामों के माहिर होते थे। वे पुरानी और नई दोनों दुनियाओं के बीच में जीते थे। ये लोग खेती किसानी करते थे और आसपास की पहाड़ियों में छोटे छोटे गांवों में रहते थे, जैसे कि कनकापुरा और संगम के पास। कुछ लंबानी लोग शराब पीने में बहुत तेज थे, खासकर अब्बा नाम की शराब। इनमें से कई इतने मजबूत होते थे कि 2 बड़े लोटे अब्बा पीने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता था और वो पहले जैसे ही काम करते रहते थे। एक लंबानी औरत अक्सर अपने साथ 2-3 छोटे बच्चे लेकर चलती थी और जंगल में हर तरह का काम कर लेती थी, और वो चाहे कितनी भी थकी हो, आप कभी कह नहीं सकते कि उनके कदम धीमे पड़ गए हैं। एक बार मैंने एक लंबानी महिला को इतनी दूर से आते हुए देखा कि सूरज भी ढलने लगा था, पर उसके कदम एकदम मजबूत और तेज थे। उसने पूरे दिन कड़ी धूप में काम किया था, लेकिन थकान उसके चेहरे पर कहीं नहीं थी। मैंने उससे कहा, तुम लोग खाते क्या हो जो इतनी ताकत रहती है? वो सुनकर बस मुस्कुरा कर बोली, हमें जो मिल जाए वही खा लेते हैं साहब। ये जवाब मेरे लिए आधा मजाक और आधा सच था। नीलगिरी में कुरुमास और कट्टू नायकन समुदाय ट्रैकिंग के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते थे। उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि टूटी टहनी को देखकर या पत्तों के उलटकर पड़े होने से वो अपनी बात बता देते थे कि यहाँ जानवर आधे घंटे पहले गया है और यहाँ पर वो सोया था और ये निशान आज सुबह का है। उनका ज्ञान किसी भी किताब से ऊपर था। जंगल में वो इंसानों की तुलना में जानवरों की तरह चलते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और वो मेरे लिए परिवार की तरह से हो गए थे। उनकी दुनिया बहुत ही साधारण थी, कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ जंगल, जंगल की भाषा और जंगल का नियम। एक बार एक कुरुम्बा ट्रैकर मुझसे बोला, साहब हम जंगल को नहीं खोजते, जंगल हमें ढूंढ लेता है। ये लाइन आज भी मेरे दिल में बसी है। उन्हें मनाना मुश्किल, लेकिन इन आदिवासियों को अगर आप ठीक तरीके से बुलाएं, सम्मान से, धैर्य से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें आदेश देने की कोशिश करें या उन पर हावी होने की कोशिश करें
तो वो तुरंत काम छोड़कर चले जाएंगे। उनके लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा उन्हें बराबरी पर रखता था और शायद इसी वजह से वे मेरे साथ पूरा जीवन खड़े रहे। कट्टू नायकन, जिसका मतलब है जंगल का हीरो, या शोला नायकन, नीलगिरी की सभी जनजातियों में सबसे शर्मीले माने जाते हैं। इनका रंग काला होता है और ये बाकी जनजातियों की तुलना में कद में छोटे होते हैं। ये शिकारी और संग्रह करने वाले लोग हैं और मेरी नज़र में वो कुछ हद तक अमेरिकन इंडियन जैसे लगते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज़ में आत्मा होती है और वे उसी तरीके से उनकी पूजा करते हैं। ये जादू टोने और काले जादू पर भी विश्वास रखते हैं और ये माना जाता है कि उनके पास मंत्र होते हैं जिनसे वो लोगों और जानवरों को काबू में कर सकते हैं। उन्हें मांस, तंबाकू और पान चबाना बहुत पसंद है। इसके अलावा उनका बिखरा सा रूप और नहाने से बचने की उनकी आदत कई लोगों को चौंका देती है जब आप उन्हें पहली बार देखते हैं। लेकिन वो दिल के बहुत साफ लोग हैं, ईमानदार हैं और बेहद भरोसेमंद। शोलगा जनजाति कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलती है, लेकिन इनका असली केंद्र BR हिल्स है। मेरे पूरे जीवन में मैंने उनसे बेहतर ट्रैकर शायद ही कभी देखा हो। मुझे मेरा प्रसिद्ध टाइगर मंत्रम, एक तरह का मंत्र, इसी जनजाति के एक सदस्य ने सिखाया था। 40 साल पहले वे पूरी तरह से जंगल की चीज़ों पर निर्भर रहते थे, जैसे जंगली कंद मूल और बेरी। और क्योंकि वो मांसाहारी हैं तो जंगल में मिलने वाले अलग अलग प्रकार के मांस को भी वो बहुत पसंद करते हैं। उनकी एक अनोखी आदत थी, वे अपने बाल दूध से धोते थे, जिसकी वजह से बाद में बहुत तीखी गंध आने लगती थी। हालांकि समय के साथ ये आदत काफ़ी कम हो गई है। बाकी जनजातियों की तरह इन्हें भी बीड़ी पीना और पान चबाना बहुत पसंद है। ये जंगल के भीतर स्थित 2000 साल पुराने पेड़ डोडास संपिगे की पूजा करते हैं। वहीं पर एक और पेड़ है थिगले, जो लगभग 300 साल पुराना है। उन्होंने मुझे एक खास कला सिखाई, जंगल में जंगली मुर्गे की आवाज़ की हूबहू नकल करना। और ये आवाज़ इतनी असली लगती थी कि कोई भी सुनने वाला धोखा खा जाए। बस इसके लिए एक मजबूत पत्ते की जरूरत पड़ती थी। पत्ते को मुंह से खींचते हुए और उसमें हवा फूंकते हुए निकलती थी जंगली मुर्गे की आवाज़। चेंचू आंध्र प्रदेश के नल्लमाला जंगलों में रहने वाली एक मूल आदिवासी जनजाति है। ये सिर्फ धनुष बाण से लैस रहते हैं और इन जंगलों के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। उनका भोजन मुख्यतः जड़ें, घास, बेरी, ज्वार और इमली जैसी चीजें होती हैं। वो कद में छोटे से होते हैं और कई दूसरी जरूरतें नीलगिरी की जनजातियों से पूरी करते हैं। हाल ही में उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने हैदराबाद राज्य में ज़्यादा शिकार नहीं किया, लेकिन एक जगह जहां मैं हमेशा जाता था वो था चामाला। जैसे जैसे मैंने जंगलों में समय बिताना शुरू किया, मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि मुझे अकेले रहकर ही ये सब करना ज़्यादा पसंद है, खासकर तब जबकि बात शिकार की हो। मैं हमेशा इस बात को लेकर बहुत ही पिकी या फिर चूजी रहा हूँ कि अपने साथ मैं किसे लेकर जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा खाना, ज़्यादा सामान और एक जिंदगी की अतिरिक्त जिम्मेदारी। ज़्यादातर लोगों में ना तो जंगल में टिकने का अनुशासन होता है और ना ही मेरे बनाए नियमों में जीने की क्षमता। जब भी मैं लोगों को साथ ले जाता था तो मैं उन पर पूरी सख्ती करता था और सिर्फ वही लोग दोबारा जाते थे जिन्हें सच में जंगल में दिलचस्पी होती थी। मेरी आदतों में शुमार था समय पर निकलना, जंगल में सुबह जल्दी उठ जाना, और सबसे जरूरी नियम यह था कि सुबह और शाम का सबसे जरूरी समय चार दीवारी के अंदर नहीं बल्कि बाहर जंगल में बिताया जाए, खुले आसमान के नीचे किसी घटना की तलाश में। यही एक सही जंगल यात्रा की असली शर्तें थीं। मेरा तर्क बहुत सरल था कि हम यहाँ पर सिर्फ वन्य जीवन को देखने समझने के लिए होते हैं। मैं ऐसे फिल्म देखने जैसा मानता हूँ। वहाँ पर भी आप एक खास मकसद से जाते हैं। इसलिए जंगल में समय हमारी इच्छा से नहीं, जानवरों के हिसाब से चलता है। हालांकि लोगों को तैयार होने में औसतन आधा घंटा लग जाता है और ये तब है जब उन्हें उठाने में ही 10 मिनट लग जाए। आज के लोग बेहद नाजुक और बिगड़े हुए हैं। उन्हें खास तरह का खाना चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, और वो लोग हॉलीवुड सितारों की नकल करते हुए शॉर्ट्स और सैंडल पहन के जंगल में जाते हैं। उन्हें मुलायम बिस्तर चाहिए और कंबल भी उन्हें मुलायम ही चाहिए।
पहली बारिश की बूंद गिरते ही उनका सफ़र रुक जाता है। इत्र लगाकर आते हैं, महंगी घड़ियां पहनते हैं और महंगी घड़ियां पहनने के बावजूद समय का ध्यान नहीं रखते। पहली खरोच में ही डिटॉल लगाने लगते हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अभी भी वही पुराना वाला डिटॉल लगाते हैं। इन सब पर मेरे पिता कहा करते थे कि जानवर कम हो रहे हैं लेकिन जंगली सैलानी जरूर बढ़ रहे हैं। मैं खुद को बदनसीब मानता हूं कि मुझे आज की आधुनिक जिंदगी देखनी पड़ रही है। लोग सोचते हैं कि हर साल सुविधा बढ़ती है, आराम बढ़ता है, लेकिन पुरानी और नई दोनों जिंदगी देख लेने के बाद मैं पूरी तरह से यकीन से कह सकता हूं कि आज जिस तरह से हम जी रहे हैं वो जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। आज हर व्यक्ति हर पल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जल्दी में है। पहले मैं सड़क पर चलता था, रास्ते में इतने परिचित चेहरे मिलते थे, लोग विनम्र होते थे, दयालु होते थे और यही व्यवहार उनका अजनबियों के लिए भी होता था। अगर मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाए तो मैं आज की सारी सुविधाएं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चार दीवारों में बंद रहने की बजाय खुले आसमान के नीचे कुछ होने का इंतजार करना, यही था एक मजा, असली सफर का मजा। मेरे लिए बात सीधी थी, हम जंगल में सिर्फ वन्य जीवन को देखने और महसूस करने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक्सपीरियंसेस डोनाल्ड एंडरसन के, जिन्होंने अपनी बुक द लास्ट वाइट हंटर में पब्लिश किए हैं। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।